आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की चाइनीज मूवी नाइस व्यू 20 साल के जिनकी कहानी है, जो अपने जज्बे, मेहनत से और आत्मविश्वास से रोडपति से करोड़पति बन गया। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के हम जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में जिनको दिखाया जाता है, जो डॉक्टर के पास होता है। जिनकी एक छोटी बहन भी है जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर उसे बताता है कि जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। दरअसल जिनकी मॉम को भी यही बीमारी थी, जिस वजह से जिनकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, और अब वो ही अपनी छोटी बहन का गार्डियन है। जिनकी एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की शॉप है, और यहीं से उसकी गुजर बसर होती है। एक दिन जिनका दोस्त, जो कि वेयरहाउस में काम करता है, जिनको अपने वेयरहाउस में बुलाता है, जहां वो एक कपड़े को हटाकर उसे बॉक्स का एक पहाड़ दिखाता है। वो बताता है कि इनके अंदर सेकंड हैंड मोबाइल्स हैं। जो इस कंपनी का, इस वेयरहाउस का ओनर था, उसे जेल हो गई है। अब इस पर किसी का अधिकार नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सारे के सारे मोबाइल्स दे दूं, तो इसके बदले तुम्हें मुझे 1 लाख देने होंगे। जिनके पास 1 लाख नहीं है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो इन सभी मोबाइल्स को खरीद ले जिनमें माइनर सी प्रॉब्लम है, ताकि इन सभी को रिपेयर करके वो अच्छे खासे पैसे कमा सके और अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करवा सके। वो सारे मोबाइल्स तो नहीं, लेकिन एक दो मोबाइल लेकर घर वापस आ जाता है। वो एक मोबाइल को रात भर ठीक करता है, और फाइनली उसको ठीक करने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह जिन बैंक जाता है और लोन के लिए अप्लाई करता है। इसके बाद वो एक मॉल में जाता है, जहां पर एक शॉप ओनर है जो सेकंड हैंड मोबाइल्स को सेल करते हैं। जिन शॉप ओनर को अपना मोबाइल दिखाता है, जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिन शॉप ओनर को बताता है कि मेरे पास वेयरहाउस में इस तरह के बहुत सारे मोबाइल हैं, जिन्हें मैं रिपेयर करके तुम्हें दूंगा, जिससे हम दोनों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इन दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है। जिन अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसने सभी मोबाइल्स को सेल आउट कर दिया तो उसे बहुत प्रॉफिट होगा, जिससे ना सिर्फ वो अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करवा सकता है, बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी तरह से सुधर जाएगी। जिनको बैंक से भी लोन मिल जाता है, जो उसकी शॉप पर उसे मिला होता है। अब वो सभी मोबाइल्स खरीद लेता है। 2 हफ्ते बाद जब वो कुछ मोबाइल्स बेच चुका होता है, एक दिन उसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने अपना रूल निकाला है कि कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल को नहीं बेचेगा। वो मॉल में शॉप ओनर के पास जाता है। शॉप ओनर उसके मोबाइल्स लेने से मना कर देता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। और अब जिन पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि उसके पास जितने भी फोन्स हैं, ना वो उन्हें किसी को बेच सकता है, ना ही कोई उन्हें खरीदेगा, क्योंकि ये सब अब इलीगल हो चुका है। अब जिन इस कंपनी में जाता है, जिस कंपनी के फ़ोन उसके पास हैं, वो कंपनी के मैनेजर से मिलता है और कहता है कि मुझे पता है कि सेकंड हैंड फ़ोन्स खरीदना बेचना इलीगल हो चुका है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कंपनी के हज़ारों फ़ोन्स हैं, जिनके पार्ट्स हम निकाल कर दूसरी कंट्री में बेच सकते हैं, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। मैनेजर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तुम पार्ट्स को लेकर आओगे, तो वो क्वालिटी चेक में फ़ेल हो जाएंगे। जिन कहता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं जानता हूँ कि मैं पार्ट्स को बहुत ही सावधानी से निकाल सकता हूँ और क्वालिटी चेक में वो पास हो जाएंगे। मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर क्वालिटी चेक में पास हो गए तो हम देखेंगे। जिन अपनी शॉप में आता है और वहाँ पर बहुत ही सावधानी से मोबाइल के एक एक पार्ट को निकालता है, जिसके बाद वो क्वालिटी चेक के लिए पार्ट्स को ले जाता है। और जब उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिन बहुत खुश हो जाता है, इसलिए मैनेजर के पास एक बार फिर से जाता है और कहता है कि मैंने जो भी पार्ट्स निकाले थे वो क्वालिटी चेक में पास हो गए हैं। लेकिन अब मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें क्वालिटी चेक करवाने के लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे पार्ट्स को खरीदेंगे। ये सुनने के बाद जिनका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, और वैसे भी उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उसे बैंक का लोन चुकाना है, जो कि उसने अपनी दुकान को गिरवी रखकर बैंक से लिया है। जिन उस कंपनी के ओनर के पास जाता है, वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन उन्हें ट्रेन पकड़नी होती है, इसलिए उन्हें लेट हो रहा होता है, और वो जिनसे बात किए बिना वहां से चले जाते हैं। जिन वहां भी उनका पीछा करता है और स्टेशन तक पहुंच जाता है। इससे पहले कि ट्रेन निकल जाती, जिन भी उस ट्रेन को पकड़कर उनके सामने बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपकी कंपनी के मोबाइल, जो मेरे पास हजारों की मात्रा में हैं,
उनके पार्ट्स निकालूंगा जिन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। मैं पहले आपकी कंपनी के मोबाइल के पार्ट्स निकालकर उनका क्वालिटी चेक करवा चुका हूँ। ओनर कहता है कि ये बहुत मुश्किल है। वैसे भी इस काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ना तो मैं फाइनेंशियली और ना ही वर्कर्स के थ्रू मदद करूंगा। जो तुम्हें करना होगा, खुद करना होगा। जब भी तुम्हारा काम पूरा हो जाए, मैनेजर को कॉल करना। वो उसे कार्ड देता है और वहां से चला जाता है। अब जिन किसी भी कीमत पर उन सभी मोबाइल्स के पार्ट्स को निकालकर कंपनी को दिखाना चाहता है, जिसके लिए उसे टीम चाहिए, उसे एक जगह चाहिए जहां पर वो सभी मोबाइल्स को रख सके, जहां पर उसके लिए लोग काम कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। साथ ही अब जो उसकी दुकान थी, जिसके ऊपर उसने बैंक से लोन लिया था, वो भी उससे छिन जाती है, क्योंकि वो लोन चुका नहीं पाया। जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए उसे अपने स्कूटर को भी बेचना पड़ता है। उसे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है, जो फैक्ट्री में काम करता है। जिन उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है। उसका दोस्त उसे विंडो क्लीनिंग के काम में लगा देता है, यानी कि उसे हवा में लटक कर विंडोज़ को साफ करना होगा। अब जिनके पास जितने भी मोबाइल हैं, वो एक जगह रेंट पर लेकर, उनकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक करके, उन सभी मोबाइल्स को वहां पर ले आता है, ताकि उन्हें रिपेयर किया जा सके, पार्ट्स को निकाला जा सके। लेकिन काम करने के लिए उसे हेल्पर्स की, वर्कर्स की ज़रूरत है, क्योंकि अकेले वो इतना सारा काम नहीं कर सकता। सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है और जो इसी इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं। इसलिए जिन एक लेडी से मिलता है, जो पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन कंपनी में एक्सीडेंट की वजह से उसकी सुनने की शक्ति चली गई, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया और अब वो छोटे-मोटे काम करती है। जिन पूरी सच्चाई से उसे अपना पूरा प्लान बताता और कहता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो लेडी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो एक दूसरे आदमी के पास जाता है, जो पहले कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन वो एक फाइटर भी था और एक दिन फाइटिंग के दौरान दूसरे फाइटर की मौत हो गई, जिस वजह से उसे जेल हो गई, उसकी नौकरी छूट गई। वो जेल से तो बाहर आ चुका है, लेकिन उसके पास काम नहीं है। जिन उसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। जिन कहता है कि तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। जिन इसी तरह से बहुत सारे और भी लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जो कि कभी अपनी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। इस तरह से जिन अपनी पूरी टीम बना लेता है और अब सब मिलकर दिन रात मेहनत करके काम करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी फैक्ट्री का नाम रखते हैं नाइस व्यू। लेकिन जिनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, ना ही उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स है। इसलिए दिन में वो विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात को मोबाइल्स के पार्ट्स निकालता है। एक दिन वो उस गेमर की शादी में अपनी बहन के साथ जाता है। जब वो शादी से अपने घर वापस आता है, तो उसके डोर पर ओनर ने लिखा होता है कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया। जब तक तुम किराया नहीं दोगे, मैं तुम्हें घर के अंदर एंट्री नहीं दूंगा। रात को जिन को कुछ समझ नहीं आता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर फैक्ट्री में आ जाता है, जहाँ पर वो बॉक्स से उसके लिए बेड बनाता है। जिनको बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे इन हालातों में रख रहा है। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने काम को पूरा करके पैसे कमाना चाहता है, ताकि वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो जगह, जहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई होती है, उस जगह का ओनर कहता है कि तुमने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया है। एक हफ्ते में अगर तुमने रेंट नहीं दिया, तो तुम्हें इस फैक्ट्री को, इस जगह को खाली करना होगा। जिन देखता है कि उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए वो कंपनी के मैनेजर के पास जाता है, जिस कंपनी के लिए वो पार्ट्स को निकाल रहे हैं, और कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैनेजर कहता है कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, बॉस ने तुमसे यही डील की थी। एक बार फिर से हताश होकर वो अपने लोगों के पास आ जाता है, जो उसकी कंपनी में उसके साथ काम करते हैं। वो कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद पैसे नहीं हैं। बस एक सपना है, आगे बढ़ने की चाह है, जज्बा है, और अब हमें इस फैक्ट्री की जगह को भी खाली करना होगा। उसके साथी उसका साथ देते हैं
और यहाँ से सब सामान अपने अपने घर ले जाते हैं। अब सब अपने घर से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिनके पास कोई भी घर नहीं है, वो तो अपनी बहन के साथ अपनी फैक्ट्री में सोया करता था, जो जगह अब उससे छिन चुकी है। इसलिए वो एक नर्सिंग होम में रहना शुरू कर देता है, जहाँ दिन में तो वो विंडोज़ को क्लीन करने का काम करता है और रात में मोबाइल पर काम करता है। उसे नहीं पता कि अच्छे से सोना क्या होता है। 2 हफ्ते और बीत जाते हैं और इनके पास लगभग जितने भी मोबाइल थे, उन सभी के अच्छे-अच्छे जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो निकाल लेते हैं। अब उन सभी पार्ट्स को उस कंपनी में क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है। उसी दिन अचानक इन सबको बुलाया जाता है। ये सब कंपनी के ओनर के ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर कंपनी का ओनर सबको बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने जो भी पार्ट्स निकाले, उन्हें क्वालिटी चेक के लिए भेजा गया था और वो सब के सब क्वालिटी चेक में पास हो गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन और उसके जितने भी दोस्त होते हैं, वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिनके पास एक यही रास्ता था कि वो पैसे कमा सके, अपनी बहन के ऑपरेशन को जल्दी करवा सके, जिनके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं, वो अपनी बहन का ऑपरेशन करवाता है, जिससे उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। 6 सालों के बाद दिखाया जाता है कि वो फैक्ट्री जिसका नाम इन्होंने नाइस व्यू रखा था, अब वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। जिन उसका सीईओ है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट सीईओ बना है। जिन अपनी ज़िंदगी में आगे इसलिए बढ़ पाया, क्योंकि उसकी आँखों में सपना था, उसके अंदर एक जज़्बा था, उसके अंदर एक उम्मीद थी। वो अपनी मुश्किलों से डरा नहीं, बल्कि उनका सामना करता रहा और उनके सॉल्यूशन समाधान ढूँढकर आज एक सफल इंसान बन गया। बात इतनी सी है कि जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान ढूँढना आ गया, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने से, नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता। माय डियर लिसनर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी और स्टोरीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।